हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, ये आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें जो है ये हम लास्ट लेसन देख रहे हैं। जो हमारा लेसन है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के आज के इस टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का प्राइमरी संरचना क्या होती है और द्वितीयक संरचना क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है बता दिया है। आज के लेक्चर्स में हम प्रोटीन की तृतीयक और चतुष्क दोनों संरचनाओं की बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपका अभी तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटीन की तृतीयक संरचना की, यानी प्रोटीन की जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होती क्या है, यानी तृतीयक संरचना किस प्रकार से होती है, तो इसमें देखो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अनेक बार कुंडलित होकर और मुड़कर त्रिवियम संरचना बनाते हैं। भाई अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। अब आपको जानते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है। भाई पॉलीपेप्टाइड बंध जो है आपस में ढेर सारे मिल करके एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड बंध कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जिसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं, यानी दो अमीनो अम्ल के बीच में एक पॉलीपेप्टाइड बंध बनता है, यानी दो पॉलीपेप्टाइड बंध जो होता है CONH होता है। क्या होता है? CONH होता है। तो दो अमीनो अम्ल के बीच में एक पॉलीपेप्टाइड बंध बनता है। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल के बीच में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बंध बनते हैं। तो अब पॉलीपेप्टाइड बंधों की जब एक श्रृंखला तैयार हो जाती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो अम्लों से जब मिलकर बने होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि प्रोटीन की तृतीय संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, यानी इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो अनेक बार कुंडलित होकर, यानी कई बार वो श्रृंखला कुंडलित हो जाती है और मुड़ करके त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। यानी कुंडलित होते हैं और साथ में मुड़ भी जाते हैं और 3D पैटर्न बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। यह संरचना प्रोटीन अणु की संपूर्ण आकृति निर्धारित करती है। यानी ये जो त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, यह संरचना प्रोटीन की संपूर्ण अणु की जो है आकृति का निर्धारण करते हैं। यानी प्रोटीन के संपूर्ण आकृति जो कैसी होती है इसको जो है बनाते हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे कहा गया कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना के निर्माण में, यानी जब प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है तो इसमें क्या होता है कि कुछ बंध, यानी अब जब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है तो इसमें बहुत सारे बंध भी इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसा बंध इन्वॉल्व होता है, तो जैसे हाइड्रोजन बंध का बनना, यानी इसमें हाइड्रोजन बंध भी बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं, जल विरोधी अन्योन क्रिया वाले भी बंध बनते हैं, और साथ में वंडरवाल्स अंतर आणविक बल या डाई सल्फाइड, जैसे दो सल्फर के बीच में SS का जो बंध बनता है, सेतु बंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी इतने बंध जो है प्रोटीन की तृतीयक संरचना में इन्वॉल्व होते हैं और ये सब मिल करके जो है प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रोटीन का महत्वपूर्ण दो तृतीयक संरचना, यानी अगर देखा जाए तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है इसमें दो आपको सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है? एक तो रेशेदार है और दूसरा है कड़िकामय। कड़िका मतलब है ग्लोब्यूल, यानी जो थोड़ा गोला आकार में। तो कड़िकामय यानी कड़ के समान, यानी जैसे कड़ मतलब तिनका होता है, तो उसी हिसाब से कड़िकामय संरचना तथा रेशेदार। रेशेदार आप जानते हैं रेखाओं में जो होते हैं उन्हें रेशेदार बोला जाता है। अरे जैसे सीधी सीधी लाइनों में जो पाए जाते हैं उन्हें रेशेदार कहा जाता है। तो कहने वाला प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है इसमें दो संरचना आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। वो होता है एक रेशेदार और दूसरा होता है कड़िकामय, मतलब ग्लोबुल, थोड़ा गोलाकार आकार में होते हैं। यानी ग्लोबुल और कड़िका रेशेदार, ये दो आपको संरचना जो है ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। अब इसमें जल में घुलनशील प्रोटीन की संरचना, यानी जो जल में घुलनशील प्रोटीन होती है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी संरचना जो होती है कड़िकामय होती है। यानी जो कड़िकामय प्रोटीन होती है वो जल में घुलनशील होती है। कहने का मतलब जो जल में घुलनशील प्रोटीन होती है उसकी संरचना कड़िका में पाई जाती है। और आगे कहा गया कि कड़िका में प्रोटीन तृतीयक संरचना ज्यादातर गोलाकार होती है। यानी जो कड़िका में प्रोटीन होती है इनकी संरचना अगर तृतीयक अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर गोलाकार के रूप में पाई जाती है। कोलेजन की संरचना त्रिकुंडलित होती है।
यानी अगर हम बात कोलेजन की करें, कोलेजन, तो कोलेजन जो होता है इसकी संरचना त्रिकुंडलित होती है, मतलब 3D पैटर्न में आपको 3 कुंडलियों में जो है पाया जाता है। देखो अगर हम बात करें कि सामान्य ताप पर पीएच पर, यानी सामान्य ताप ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप 20 से 22 जो भी आपके रूम टेम्परेचर का होता है, तो सामान्य ताप तथा पीएच पर हर प्रोटीन एक ऐसी संरचना प्राप्त करती है जो ऊर्जा के दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी होता है। देखो जितनी भी प्रोटीनें होती हैं उनको अगर देखा जाए तो सामान्य ताप पर और उनके सामान्य पीएच पर वो अपनी एक ऐसी संरचना जो है निर्धारित करते हैं, यानी ऐसी संरचना प्राप्त करते हैं जिस पर जो है वो अधिक अस्थायी होते हैं, यानी वो अस्थायी रूप में होते हैं। इस आकृति को प्रोटीन की मूल अवस्था कहते हैं। यानी अगर हम उस समय जो आकृति प्रदान किए रहते हैं सामान्य ताप और पीएच पर, इनकी जो आकृति होती है हर एक प्रोटीन की जो है मूल आकृति होती है। तो ये तो थे प्रोटीन के तृतीयक संरचना किस प्रकार होती है। इसी में 2 साइंटिस्ट थे, परुस तथा केंड्रिव, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की तृतीयक संरचना के बारे में एक्सरे विवर्तन द्वारा जो है बताया था। यानी एक्सरे विवर्तन द्वारा जो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के तृतीयक संरचना के बारे में बताया था, जिसके लिए इन्हें जो है 1962 में जो है दोनों को एक साथ जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कोलेजन की त्रिकुंडलित संरचना है। इसकी संरचना अगर आप देखना चाहें तो कोलेजन की त्रिकुंडलित संरचना जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 पार्टिकल जो है आपस में इस तरीके से जो है जुड़े हुए होते हैं, कुंडलित होते हैं, कणिकामय होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोटीन की तृतीयक संरचना किस प्रकार होती है समझ में आ गया होगा। अब हम इसके चतुर्थ संरचना के बारे में बात करें। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटीन की जो चतुर्थ संरचना है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें, देखो बात हम प्रोटीन की कर रहे हैं, यानी बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होता है। जैसे जो कोई भी प्रोटीन होता है, यानी बहुत सारे प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होता है। यानी बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनको आपस में मिला करके वो प्रोटीन का निर्माण किए होते हैं। कि बहुत से प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होता है। बात समझ में आएगी? यानी एक रूप ये है, एक रूप ये है, एक रूप अलग है, तो इन सब को मिला करके एक नई प्रोटीन बन जाती है। तो वही कहा गया कि बहुत सारे प्रोटीन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होता है, जिसे उप इकाइयां या प्रोटोमर कहते हैं। अरे अब जिनसे वो मिलकर बना है तो वो उसकी उप इकाई हुई। क्या हुई? उप इकाई हुई, या उसी को प्रोटोमर बोलते। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों से मिलकर बना है, तो वो जिनसे वो मिलकर बना होता है उन्हें उप इकाई या प्रोटोमर कहते हैं। इसको मत भूलिएगा, मेन है ये, ठीक। प्रोटोमर कहते हैं ये प्रोटोमर। अब अगर हम बात करें उप इकाई या प्रोटोमर की, तो ये प्रोटोमर समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही टाइप में रहे। ये प्रोटोमर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जो परस्पर हाइड्रोजन बंध, यानी जो प्रोटोमर होते हैं वो हाइड्रोजन बंध या वैद्युत स्थैतिक और वंडरवाल्स या अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। हर एक इकाई जो होती है या तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होगा, या वैद्युत स्थैतिक, या जो है वंडरवाल्स या अन्योन्य क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अरे उप इकाई कैसे जुड़ेगा? किसी न किसी हिसाब किताब से जुड़ेगा, ऐसे थोड़ी जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब हर उप इकाइयों की अपनी, यानी जितनी भी उप इकाइयां होती हैं उनकी अपनी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना होती। हर एक उप इकाई की अपनी, कोई किसी की प्राइमरी संरचना होगी, किसी की द्वितीयक संरचना होगी, किसी की तृतीयक संरचना होगी, ठीक है। संरचना होती है हीमोग्लोबिन अणु की। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन अणु की तो 4 उप इकाइयां होती है। कितनी उप इकाइयां होती हैं? 4 उप इकाइयां होती हैं, जिनमें 2 समान अल्फा श्रृंखला, यानी 2 सेम जो है अल्फा श्रृंखला होगी, तथा 2 समान बीटा श्रृंखला, और जिनमें 2 समान बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और प्रत्येक श्रृंखला हीम समूह से जुड़ी होती है। यानी जितनी भी श्रृंखलाएं होती है वो किससे जुड़ा होता है? हीम समूह। हीमोग्लोबिन है ना, तो हीम समूह से नहीं जुड़ेगा, यानी हीम समूह से जुड़ा होता है। अल्फा तथा बीटा श्रृंखलाओं के फोल्डिंग में, यानी अल्फा और बीटा, अरे नाम अल्फा है बीटा है तो जाहिर सी बात अंतर होगा। तो अल्फा तथा बीटा श्रृंखलाओं के फोल्डिंग में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, यानी दोनों के फोल्डिंग में जो है थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ये चारों उप इकाइयां
चतुष्फलक व्यवस्था में जुड़कर, अब ये देखो 2 अल्फा 2 बीटा ये अलग अलग उप इकाइयां हो गई और दोनों में थोड़ा अंतर भी पाया जाता है। अब ये दोनों आपस में दो आपस में मिल करके 4 उप इकाइयां हुई, तो चारों उप इकाइयां जो है चतुष्फलक व्यवस्था में जुड़कर, यानी किस व्यवस्था में जुड़ती है वो, चतुष्फलक व्यवस्था में जुड़कर इसकी चतुष्क संरचना बनाती है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये तो थी प्रोटीन की चतुष्क संरचना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर और द्वितीयक संरचना अलग अलग लेक्चर्स में बताए हैं, और ये तृतीयक और चतुष्क संरचना ये हो गई। एग्जाम में आपके अलग अलग करके भी पूछे जाते हैं और एक में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब एक में पूछे तो एक में ही बताइए और अलग अलग पूछे तो अलग अलग बताइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास।